Hello everyone and welcome to the third video of International Human Rights। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इन यूएन चार्टर। तो आज हम देखते हैं कि यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ दिए गए हैं। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या है कि कलेक्टिव एफर्ट्स किए जाएं ताकि रेगुलेट और कंट्रोल कर सके इंटरनेशनल अफेयर्स को, वॉर को प्रिवेंट कर सके और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पॉपुलर हो गया था और मेंबर स्टेट्स ने साइन किया ताकि ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वॉर प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना इंटरनेशनल अफेयर्स को और ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो यूएन चार्टर एक ऐसा ही रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि यूएन के क्या क्या गोल्स और पर्पसेस हैं। ठीक है, अब यूएन चार्टर में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो दो तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहले है कि सीधा हमने डायरेक्ट मेंशन कर दिया, तो सबसे पहले क्या हो गया, एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट। और दूसरा क्या हो गया कि हमने डायरेक्टली नहीं दिया, एक्सप्रेस वे में नहीं है, पर वो इम्प्लाइड है कि उसका मीनिंग वही है। अल्टीमेटली जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है ह्यूमन राइट्स को अचीव करना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट और जो एक्सप्लिसिट प्रोविजंस है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रायम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल एक मिरर की तरह है। कोई भी लॉ है उसका प्रियम्बल उसका एक मिरर है जिसमें ब्रीफ में बताया गया है कि हाँ ये लो इस बारे में है, ये लो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो है ये कवर करता है। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या कहता है, प्रियम्बल 3 चीजें कहता है। सबसे पहले रीअफर्म एंड अफर्म फेथ इन फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहता है कि अगर मैं, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब मेरे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर मुझे भरोसा ही नहीं है कि कोई इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो राइट होना ना होना एक बराबर है। जब तक मुझे पता है कि मेरे पास ये फंडामेंटल राइट है और अगर कोई इसको कल को वायलेट करता है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी इसको वायलेट करने के लिए, तब तक कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या है कि हम रीअफर्म करें और अफर्म करें फेथ कहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स पर। मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, बाय बर्थ मिले हैं, और अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उसको अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। फिर इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन। सबसे पहले तो हमें बचपन से राइट्स दे दिए, ठीक है, तो उनकी फेथ करो अपने फंडामेंटल राइट्स में। फिर इक्वालिटी का इशू आया तो इन्होंने इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन दे दिए। फिर क्या दूसरी प्रॉब्लम थी कि माइनॉरिटीज बहुत सारे जो है हरासमेंट और सब फेस कर रही थी, तो डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन राइट्स दे दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने यूएन चार्टर में लिख दी कि भाई ये हमारा प्रियम्बल है और ये जो है ह्यूमन चार्टर इन 3 चीजों के साथ डील करता है। सबसे पहले पैदा होते फंडामेंटल राइट्स, फिर इक्वालिटी, राइट टू मेन एंड वुमेन, और उसके बाद डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसकी अंडरलाइन कंडीशंस और जो फिलॉसफी है वो हमें यूएन चार्टर में दे दी है। फिर उसके बाद हमारे प्रोविजंस में सबसे पहले आर्टिकल 1 आता है। आर्टिकल 1 कहता है कि 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और जो पर्पसेस हैं वो इस चार्टर के हैं। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, अब जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ह्यूमन राइट्स की तब हमने पढ़ा था कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, वो जनरल कंडीशंस हैं ह्यूमन लाइफ की जिनसे वो क्या कर सकता है, वो अपनी लाइफ को लिव कर सकता है एट इट्स बेस्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट सेम चीज करेगी। एम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, फैमिली की सिक्योरिटी है और हर चीज है, फूड शेल्टर क्लोथिंग सब है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है। तो इसीलिए सबसे पहले आ गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स तो चेकआउट द वीडियो लिंक इन टॉप राइट कॉर्नर। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है अब एम्प्लॉयमेंट मिल गई, अब हमें चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स। तो ये क्या कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक
और कल्चरल राइट्स जो हैं वो आपको हमें मिले, ठीक है। साथ में सभी को, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टू एम्प्लॉयमेंट दो। फिर उसके बाद हमें सोशल इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स दो और प्रमोशन टू ऑल करो। और उसके बाद तीसरी चीज की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज टू सेक्स, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ठीक है। ये जो सारे प्रोविजंस होंगे ये यूनिवर्सल होंगे, हर कंट्री जो है इसको फॉलो करेगी, ठीक है। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं होगा। तो आर्टिकल 1 में 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। फिर आ गया आर्टिकल 13(1) भी। आर्टिकल 13(1) भी क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है ये रोल बताता है कि यूएनजीए क्या करेगी, ये स्टडीज कंडक्ट करेगी और उन स्टडीज के बेसिस पर रिकमेंडेशन देगी, किसके लिए, प्रमोशन के लिए और एनकरेजमेंट के लिए। प्लस कोई भी डिजायर नहीं बचे कि हाँ ये बेसिक कंडीशन थी, ये रह गई। तो एक, अगर मान लो एक पूरा वर्ल्ड है, उसमें अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज को यूएनजीए स्टडी करेगी और रिकमेंडेशन देगी कि यहाँ पे तुम ऐसे प्रमोट और एनकरेज कर सकते हो। किस चीज को प्रमोट और एनकरेज कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स को, ताकि हर जगह इसको हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो है उसको अचीव किया जा सके। फिर आर्टिकल 55C क्या कहता है, आर्टिकल 55C हमें बताता है कि जो भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उनका रोल, ठीक है। मेंबर स्टेट्स क्या करेंगे, मेंबर स्टेट्स के बीच में एक स्टेबिलिटी, वेलबींग, पीस और फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए सबसे पहले, ताकि क्या किया जा सके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया जा सके, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जो है वो अचीव की जा सके ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम की, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो, ठीक है। तो मेंबर स्टेट्स क्या करेंगे, स्टेबिलिटी, वेलबींग, पीस और फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ रहेंगे, ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उसे यूनिवर्सल बना सके और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर आर्टिकल 56 इसी के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये जो 3 चीजें हैं, प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए जो मेंबर स्टेट्स है वो ज्वाइंट और सेपरेट एक्शंस ले सकते हैं। अब ज्वाइंट एक्शंस क्या हुए कि भाई कंट्रीज मिलके ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही है एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और सेपरेट एक्शंस क्या हुए कि एक कंट्री अपने सरकमस्टांसेस, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले प्रियम्बल, प्रियम्बल में बेसिक बातें बता दी। फिर आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। फिर हम आगे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, 13(1) ने बताया यूएनजीए के बारे में। फिर 55C और 56 ने क्या बताया, मेंबर स्टेट्स के बारे में, ठीक है। 62 क्या बता रहा है, 62 बता रहा है ECOSOC, मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, कि ये भी क्या करेगा, ये भी रिकमेंडेशंस देगा ताकि प्रोटेक्शन, प्रमोशन हो सके, यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो सके और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो सके, ठीक है। फिर आर्टिकल 68 क्या कहता है, आर्टिकल 68 कहता है कि भाई कमिश्नर्स बनाए जाएंगे, अलग अलग जो है वो कमीशंस बनाए जाएंगे। सबसे पहले, अब ये जो सारे हैं ये हैं जनरल, ऊपर हमने बात करी स्पेसिफिक, 55 56 में हमने मेंबर स्टेट्स की बात करी, 13(1) में हमने यूएनजीए की बात करी। अब हम जनरल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने इकोसॉक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं 68 जिसमें कमीशन बनेंगे। फर्स्ट कमीशन बना ताकि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स अचीव किए जा सके, थर्ड बना ताकि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स अचीव किए जा सके, और सिक्स्थ बना ताकि जो लीगल राइट्स हैं वो अचीव किए जा सके। फिर आर्टिकल 76C में क्या आया कि ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्टीशिप जो है, ठीक है, कोई भी ट्रस्टीशिप है ये सेम होगा, ताकि क्या किया जा सके, ये जो सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव्स ट्रस्टीशिप के भी होंगे ताकि डेवलपमेंट हो सके। ये तो सारे हो गए हमारे पास एक्सप्रेस प्रोविजन, जिसमें सीधा बताया कौन क्या करेगा, कौन कैसे होगा। फिर आ गए इम्प्लाइड प्रोविजंस, ये सीधा नहीं कहते, पर अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली जो है इनका ऑब्जेक्टिव जाकर क्या करता है, अलाइन कर जाता है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 3 ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये हम देखते हैं कि क्या क्या है। आर्टिकल 8 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, मैन और वुमेन की कैपेबिलिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अलाइन कर गया एचआर के साथ, कर गया, क्योंकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ऊपर भी हमने यही पढ़ा है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, पर्पस बताया गया है, ऑब्जेक्टिव बताया गया है। अब अगर किसी को भी आर्टिकल 1 के पर्पस या ऑब्जेक्टिव पे कोई भी क्वेश्चन है
तो उस वो जो रिकमेंडेशन है जिससे प्रॉब्लम है, तो उस रिकमेंडेशन पे कोई भी जो है वो क्वेश्चन कर सकता है सब्जेक्ट टू आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, तो मतलब कि जो भी पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, अगर वो नहीं हो रहा तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इससे क्या बनी, अकाउंटेबिलिटी बनी। तो ये भी कहाँ जाता है, ह्यूमन राइट्स पे जाता है। फिर आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या हो गया, मेजर्स फॉर वायलेशन सेटिंग पर्पस और प्रिंसिपल्स ऑफ वुमेन यूएन। ठीक है, अब मान लो कोई वायलेशन करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मेजर क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। फिर पर्पस और प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन जो है उसको सेट करना। पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स भी वही है और वायलेशन के साथ डील करता है। तो ये भी अल्टीमेटली क्या किया, अलाइन कर गया विद द पर्पस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास जनरल प्रोविजंस, एक्सप्लिसिट प्रोविजंस और इम्प्लाइड प्रोविजंस। अब उसके बाद क्या होता है, अलग अलग मेंबर्स में सबको बिल ऑफ राइट्स चाहिए था। ठीक है, दो बिल ऑफ राइट्स एक्सेप्ट नहीं हुआ, पर अलग अलग वो आ गए हमारे पास, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आता है, फिर यूएन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल है, और यूएन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आता है 1966 में, साथ में ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स। ये सब आए। इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या था, अल्टीमेट पर्पस वही था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको यूनिवर्सल बनाया जाए, यूनिवर्सल बनाया जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, हर कंट्री में उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, वन एंड प्रीडोमिनेटिंग है। ठीक है, वन है और प्रीडोमिनेटिंग है, बहुत सारी कंट्रीज है तो ये डोमिनेट करती है। सारे क्या पर्पस है इसका कि हर कोई मिलकर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स को। यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो गई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमने ऑलमोस्ट हर प्रोविजन में पढ़ा है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करेंगे। फिर इसकी प्रोपोगेशन और एजुकेशन के लिए मल्टीलेटरल ट्रीटी होगी, वही हमने आर्टिकल 56 में पढ़ा था कि दो तरीके की जॉइंट एक्शन भी ले सकते हैं और सेपरेट एक्शन भी ले सकते हैं। तो मल्टीलेटरल बहुत सारी ट्रीटीज होंगी ताकि प्रोपोगेशन और एजुकेशन फैलाई जा सके। फिर इंटरनेशनलाइज्ड कंसेप्ट है क्योंकि बहुत सारी मेंबर कंट्रीज ऐसा फॉलो कर रही हैं। फिर फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ये पता नहीं है टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, जिससे क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज जो है इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट्स इन यूएन चार्टर, और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।